नजर इस पर महागठबंधन की है और महागठबंधन हर हाल में इस सीट को जीतने की कोशिश करेगा। कई तरह की बातें कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की नजर वर्तमान सांसद पर भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये गेम समझिए है। गेम समझिए में हम रोज आपसे मुलाकात कर रहे हैं और बिहार में होने वाले 2024 और 25 के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस्ड हमारा बिहार में होने वाले 39 सीटों पर लोकसभा के चुनाव की है, जिस पर लगातार हम आपको विश्लेषण करके और जो वहाँ की वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर 2014 और 2019 में क्या हुआ, इसके आधार पर 2024 का क्या परिणाम होगा, किस तरह से इन 10 सालों में वहाँ की स्थिति बदली है या फिर उसी ढर्रे पर चलने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अलग अलग करके बताते हैं। आज हम सीमांचल से पहले आपको कोसी और मिथिलांचल की उन 6 लोकसभा सीटों पर क्या होने वाला है, किस तरह से तैयारी हो रही है, उसको लेकर के आए हैं। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो क्षेत्र है, खास करके कोसी और मिथिलांचल का, ये हमेशा परेशान करता रहा है। हालांकि मिथिलांचल को लेकर के अगर देखा जाए तो मिथिलांचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डोमिनेट करता रहा है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात साफ नज़र आ रहा है कि इन 6 क्षेत्रों में एक तरफ जहां महागठबंधन अपनी मजबूत तैयारी करने में जुटा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से तैयारियां करने में जुटी हुई है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो मजबूत किधर है और मजबूत किधर नहीं है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन की तरफ आए हैं और पलड़ा इधर झुका हुआ नजर आ रहा है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएगा, सिर्फ हवा हवाई नहीं, वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कोसी और मिथिलांचल का है, इसमें ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम, ये 3 बड़ी ही निर्णायक भूमिका में है और इसमें जीत हार का अंतिम फैसला अति पिछड़ा और दलित समाज करता है। यानी कि यहाँ पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा वोट है और हम जीत जाएंगे। अक्सर यहाँ कई परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे हम सुपौल की बात करते हैं, सुपौल 2014 से हाथ से निकल गया है और हाथ से निकलने के बाद आपको पता है कि 2014 में यहाँ से रंजीता रंजन जीती थी। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, यानी पलड़ा उधर झुक गया। इससे पहले 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं नहीं था और इससे पहले भी नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ जो वर्तमान निर्णायक स्थिति है, यहाँ पर MY समीकरण का 50% वोट है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रंजीता रंजन तो चली गई हैं राज्यसभा, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रंजीता रंजन के जाने के बाद लालू परिवार से नज़दीकियाँ पप्पू यादव की बढ़ती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव भी पिछला चुनाव हार गए हैं, उसके बाद से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के 2019 के चुनाव में यहाँ से दिलेश्वर कामत जीत करके आए थे, जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर अब नज़र है। सुपौल में कैसे भारतीय जनता पार्टी मात दे, उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रही है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो डोरे भी डाल रही है। इसमें अलग अलग समीकरण बैठा करके उनके सहयोगी दलों को इन सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। खास करके अगर बात करें कोसी और मिथिलांचल की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है वो अलग है, लेकिन सुपौल में वो अभी तक अपना वर्चस्व नहीं बना पाई है और ये सीटें समझौते के तहत अक्सर जदयू को जाती रही है। लेकिन इस बार जदयू महागठबंधन का हिस्सा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही गठबंधन के साथी को चुनाव लड़ाएगी जो इस समीकरण में फिट बैठता हो। इस समीकरण में फिट बैठने के लिए जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो 50% वोट लाने की क्षमता रखता हो, उनको लेकर के ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब इन सब के बीच
जो सुपौल का समीकरण है वो आपके सामने है और आने वाले चुनाव में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक पप्पू यादव का भी नाम हो सकता है। अपनी पत्नी की सीट पर वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो सकते हैं, क्योंकि जिस जगह से वो पिछली बार चुनाव हारे थे वहाँ का जो समीकरण है और वहाँ की सीट अब महागठबंधन में ही है। और ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिलेश्वर कामत को जदयू बदलने के लिए राजी होती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कौन सा दांव खेलती है। आगे अगर देखें तो मधेपुरा के बारे में आप जानते ही हैं, यादवों का यहाँ गढ़ है और निर्णायक भूमिका में भी हैं। वहीं बता दें आपको कि यादवों की संख्या यहाँ 3.5 मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा है। तो वहीं मुस्लिम आबादी भी करीब 2,30,000 के आसपास है। ब्राह्मण भी यहाँ 18% हैं, यानी कि निर्णायक भूमिका उनकी भी होती है। यानी कि अगर समीकरण बनता है तो सवर्णों का जो वोट है और दलितों का वोट है वो निर्णायक भूमिका में हो सकता है। 22% यहाँ दलित हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा को अगर जोड़ दीजिए तो जो गैर यादव हैं उसको जोड़ दीजिए तो ये समीकरण कहीं ना कहीं MY समीकरण पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस जगह को इस बार वैसे सीटों को जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई है या पिछले कई चुनाव से नहीं जीत पा रही है, उस पर अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही है, तो उस मधेपुरा पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और यहाँ दिनेश चंद्र यादव जदयू के वर्तमान में सांसद हैं, उनको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र वर्तमान सांसद पर भी है, जैसा कि भीतर खाने में चल रहा है। तो वहीं यहाँ महागठबंधन की तरफ ये सीट, चूंकि शरद यादव की पारंपरिक सीट रही है, पप्पू यादव भी यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से किसी एक की नज़र है। तो पप्पू यादव को अगर देखा जाए तो शरद यादव को लेकर के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, तेजस्वी यादव का भी और लालू प्रसाद का भी। लालू प्रसाद भी कभी इस सीट पर अपना किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल अपने पाले में रखेगी और लड़ाई यहाँ ज़बरदस्त होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मजबूत कैंडिडेट अपना न दे तो अपने सहयोगी दलों का जरूर देगी जो विन विन कंडीशन में हो। इसके अलावा अगर बात करें तो खगड़िया ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। वर्तमान में सामूहिक लोक जनशक्ति पार्टी 2014 और 2019 दोनों में जीत करके आई थी। महबूब अली कैसर यहाँ के सांसद हैं और उनकी लड़ाई भी ज़बरदस्त हुई थी। इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उनके साथ था। इस बार भी वो एनडीए का हिस्सा है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई है। उनकी मुलाकात चिराग पासवान से होने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लड़ेंगे। तो वहीं अभी वर्तमान में वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। उन्होंने इनकार भी किया था कि मिलना जुलना अलग बात है, लेकिन वो एनडीए में हैं और पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। ऐसी स्थिति में इस सीट को बचाने की भी बड़ी जद्दोजहद होगी, क्योंकि इस बार ये सीट जो है वो नज़र इस पर महागठबंधन की है और महागठबंधन हर हाल में इस सीट को जीतने की कोशिश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महबूब अली कैसर के पुत्र, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से अभी विधायक हैं, वो इस सीट पर अपना भाग्य आजमाएं और इसके लिए महागठबंधन तैयार भी हो सकता है। आगे अगर देखें तो झंझारपुर की बात करें तो यहाँ जो सीटों का समीकरण है उसमें भी कहीं ना कहीं 18 लाख से अधिक यहाँ वोटर हैं और यहाँ भी जदयू का कब्जा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए झंझारपुर का सीट अपने पाले में करना कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। यहाँ यादवों की संख्या लगभग 2,80,000 के आसपास है, तो वहीं मुस्लिम भी 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। अगर बात दलितों की करें तो 4 लाख दलित हैं। तो इसके अलावे सवर्णों की संख्या यहाँ 2.5 मतलब 2.5 लाख के आसपास है। तो 1,25,000 के आसपास यहाँ वैश्य समाज के लोग भी रहते हैं। और इसके अलावे गैर यादवों की अगर बात करें, पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिला दें तो 3.5 लाख वोटर हैं। इसका मतलब है कि निर्णायक भूमिका में वो ओबीसी और ईबीसी के गैर यादव वोटर शामिल हैं जो निर्णायक भूमिका में होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस बार इसी पर है। एक मजबूत उम्मीदवार को उतारने की कोशिश है और ख़ास करके आप समझ लीजिए कि जो जदयू के कोटे वाली सीट है वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उस पर लड़ना चाहती है और ऐसा समीकरण बैठाना चाहती है कि ये सीट छीन सके।
एक तरफ हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के 17 सीटों पर नज़र नीतीश कुमार की है, उस पर कैसे समीकरण बैठाया जाए, एमओआई समीकरण को जोड़ करके और अपने लौकुश समीकरण को साध करके, इसके साथ साथ ईबीसी और ओबीसी को मिला करके भारतीय जनता पार्टी पर वजन डाला जाए, जिससे कि उसकी 17 सीटें चल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो 16 सीटें, या कहा जाए कि 17 सीटें महागठबंधन की है, जिसमें से 16 सीटें खुद नीतीश कुमार की है, 1 सीट कांग्रेस की है, उस पर भी नजर है। अब ऐसी स्थिति में ये झंझारपुर का जो रण है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। रामप्रीत मंडल यहाँ अभी वर्तमान में सांसद हैं और जदयू के लिए इस सीट को बचाना इस बार और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से यहाँ समीकरण गढ़ना शुरू कर चुकी है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लगातार इन क्षेत्रों में पहले आपने देखा कि खुद अमित शाह गए, उसके बाद से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का वहाँ जुटान हुआ। वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और उनके साथ आरसीपी सिंह कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि फोकस बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में झंझारपुर में लड़ाई बड़ी हो सकती है। वही बात करें दरभंगा की, तो ये बहुत दिल के करीब भारतीय जनता पार्टी के है और अक्सर भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस का यहाँ से पकड़ ढीला हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आ रही है। चाहे कीर्ति झा आज़ाद की बात करें, कई बार जीत करके आए, 3 बार के आसपास तो निश्चित रूप से वो जीत करके आए हैं। इसके बाद अभी गोपाल जी ठाकुर हैं। यहाँ पर सवर्णों का एक बड़ा कब्जा है, खास करके देखा जाए तो सवर्णों में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा दबदबा है और ब्राह्मणों के साथ मुस्लिमों का भी गठजोड़ होता है। हालांकि यहाँ एमओआई समीकरण की बात करें तो दोनों को मिलाकर के 3 लाख और 3.5 लाख वोट हैं, यानी कि 6.5 लाख वोट हैं। वहीं आपको बताया कि सवर्णों का 3 लाख ब्राह्मण, 1 लाख राजपूत, 1 लाख भूमिहार, यानी कि 5-5.5 लाख के आसपास हैं। तो वहीं यादवों को अगर अलग कर दिया तो ओबीसी ईबीसी का भी वोट शेष इतना जरूर है जिससे कि एमओआई समीकरण पर भारी पड़ा जा सके, और अक्सर ऐसा होता आ रहा है। अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, क्योंकि अब यहाँ से दरभंगा से महागठबंधन एक बड़ी रणनीति जोड़ रहा है। उस रणनीति में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ भी लड़ाई कड़ी होने वाली है। बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी भी भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ से लगातार जीतते हैं जब से कांग्रेस की पकड़ ढीली हुई है। आपको पता है कि मिथिलांचल के क्षेत्र में कांग्रेस बड़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जब से कांग्रेस 90 के बाद लगातार कमज़ोर होती गई। हालांकि 70-77 के आंदोलन, 74-75 जो आंदोलन हुआ था उस समय से जो कमज़ोर होती आई है, उसके बाद लगातार कमज़ोर ही होती आई है। और अब भारतीय जनता पार्टी का उस पर पूरा का पूरा कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुकुमदेव नारायण के बाद उनके पुत्र अशोक यादव यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ भी समीकरण चूँकि यादव हैं इसलिए यादव वोटर जो हैं वहाँ 3.60 लाख हैं, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 2.5 लाख से ऊपर है। तो वहीं ब्राह्मण यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं और ब्राह्मणों का वोट भी यहाँ 2.5 लाख से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में कायस्थ, राजपूत, भूमिहार के अलावा यहाँ केवट, धानुक और वैश्य, इसके अलावे वो समीकरण जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि गैर यादव जो ओबीसी वोटर हैं और ईबीसी वोटर हैं वो इसमें निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और यही कारण है कि यादवों से अलग होकर के उनके वोट का जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को बचाना बहुत ही मुश्किल और टफ होगा। आपको बता दें कि भाजपा ने कोसी से लेकर के मिथिलांचल तक में अपना फोकस बढ़ा दिया है, और ये फोकस खास करके नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो टेंशन था उस टेंशन को भुला करके अब ट्रिक आजमाने में लगी हुई है। और ट्रिक कैसे आजमाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप वोटर पर निर्भर करता है। आपका फैसला जो होगा वही 2024 में सामने आएगा। आज हम गेम समझिए में यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।